वेलकम डियर फ्रेंड। ओके, जैसे टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। सो बच्चों, हम लोग अभी क्या कर रहे थे, नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहे थे उसका डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कास्टिंग प्रोसेस का। ठीक है, हम लोगों ने पैटर्न पढ़ा था, टाइप ऑफ पैटर्न पढ़ा था। ओके, और क्या क्या उसके यूजफुल एडवांटेज थे वो पढ़ा था। ठीक है, अब आते हैं पैटर्न की बात करता हूँ तो इसमें अलावेंस की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? अलावेंस की बात करता हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक अलावेंस देते हैं। इसका मतलब सपोज हमको 5x5 mm का क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो मान लो कि हमें 5x5 mm का क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो अब हम क्या कर देंगे, ठीक है, इतने एक्यूरेट साइज का हम क्या करेंगे, पैटर्न क्या करेंगे, बना नहीं पाएंगे। ओके, तो हमें इसमें क्या देना पड़ेगा, अलाउंस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अलाउंस देना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो। क्या कर रहा है, आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो। जैसे मान लो आपने कोई मटेरियल मेटल लिया है, ठीक है, उसको पोर कर रहे हो। क्या लिया है? एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम की श्रिंकेज अलावेंस होता है कुछ, क्या होता है आपका श्रिंकेज अलावेंस होता है कि ये आपका क्या होगा, अगर लिक्विड स्टेट में है, अगर वो सॉलिड स्टेट में आता है तो क्या करेगा, अपने शेप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, क्या कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। कितना है वो श्रिंकेज कर लेता है अपने आप को। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इस पैटर्न जो होगा, ठीक है, पैटर्न की डायमेंशन को क्या करेंगे, हम लोग सेट करेंगे। ओके, तो मान लो आपका ये 0.05 mm श्रिंकेज करता है, इसका मतलब हमें पैटर्न बढ़ाना पड़ेगा 0.05 mm का। ठीक है, अगर ये 5.0.5 mm का पैटर्न बनाया, इतना क्या होगा, श्रिंकेज हो गया, तो कितना आ गया आपका 5 mm आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न क्या करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, उसमें अलाउंस देते हैं। द साइज ऑफ पैटर्न नेवर केप्ट इन द सेम एज दैट ऑफ डिजायर कास्टिंग, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया, आपका जो पैटर्न होता है वो कभी भी क्या रखते हैं, सेम नहीं रखते हैं। जो आप कास्टिंग निकाल रहे हो उसका क्या करते हैं, सेम नहीं रखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अलाउंस देते हैं। बिकॉज द फैक्ट ऑफ दैट ड्यूरिंग कूलिंग द कास्टिंग द सब्जेक्टेड टू वेरियस इफेक्ट and hence the compensate for these effect corresponding to the allowance are given in the pattern। ठीक है, यही कहा है इन्होंने कि अगर मैं इसको कूलिंग करता हूं तो उसमें कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए हमें क्या करना है, उसमें अलाउंस देना पड़ता है पैटर्न में। ओके, these various allowance given by pattern can be enumerated as allowance and shrinkage allowance। ठीक है, मशीनिंग allowance of draft, ओके, एंड allowance of क्या है, रैपिंग और सेक, एंड अलाउंस ऑफ डिस्टॉर्शन, अलाउंस ऑफ मोल्ड। ये सब इसके टाइप ऑफ अलाउंस है। ठीक है, क्या है आपके टाइप ऑफ अलाउंस है। तो पहला अलाउंस डिस्कस करते हैं हम लोग, किसका करते हैं, पहला अलाउंस डिस्कस करते हैं हम लोग, श्रिंकेज अलाउंस। क्या सा श्रिंकेज अलाउंस, ठीक है। तो श्रिंकेज अलाउंस, अगर मैं मेटल की बात करूं, मेटल कास्टिंग की बात कर रहा हूं, मेटल उसमें कास्ट हो रहा है। ठीक है, मेटल क्या किया आपने, क्या किया, लिक्विड स्टेट में से पोर करके होगा। तो आप देखोगे अगर वो कूलिंग स्टेट में जाएगा, ठीक है, अगर आप मॉल्टेन स्टेट से सॉलिड स्टेट की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, तो उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, उसके वॉल्यूम में कंट्रैक्शन होगा। किसमें होगा, वॉल्यूम में कंट्रैक्शन होगा। सो इसमें 3 टाइप में हो सकता है, एक लिक्विड कंट्रैक्शन होगा, एक क्या होगा आपका कंट्रैक्शन ऑफ कूलिंग। ओके, लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों होगा। उसके बाद एक होता है आपका, तीसरा होता है आपका सॉलिड कंट्रैक्शन। तो देखो कहा है इन्होंने कि इन प्रैक्टिस ऑल द कॉमन कास्ट मेटल श्रिंक इन सिग्निफिकेंट अमाउंट व्हेन दे आर कूल्ड फ्रॉम द मॉल्टन स्टेट। द टोटल कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी में दे रखा है। ठीक है, पहला देखा है बेटा लिक्विड कंट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो लिक्विड कंट्रैक्शन में क्या होता है, इन दिस पीरियड इन विच द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मेटल और एलॉय फॉल फ्रॉम पोरिंग टेम्परेचर टू द लिक्विड टेम्परेचर। तो इसमें कहा है कि मान लिया जाए एक कर्व होता है ऐसे, अभी इसको और डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका पोरिंग टेम्परेचर, जिसे बोलेंगे टीपी। क्या बोलेंगे, टीपी, पोरिंग टेम्परेचर हो गया। ये हो गया आपका लिक्विड, ये हो गया लिक्विड प्लस सॉलिड, और ये हो जाएगा सॉलिड स्टेट में आएगा। इस तरह से कर्व बनता है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ये हो जाएगा फ्रीजिंग टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर होगा
ये एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। तो वही कहा है कि लिक्विड स्टेट क्या करता है कि आपका पोरिंग टेम्परेचर जब क्या करता है, आपका फॉल करता है, ठीक है, टू द लिक्विड। यहां से देखो पोरिंग टेम्परेचर फॉल करता है कहां पर, ये लिक्विड टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद कंट्रैक्शन ऑफ कूलिंग फ्रॉम लिक्विड टू द सॉलिड टेम्परेचर। तो यहां पे देखो लिक्विड से यहां से देखो ये हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन। इसका मतलब इसमें सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों होंगे। ओके, थर्ड है आपका contraction that result thereafter the temperature reaches the room temperature, ठीक है, रूम टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ओके, दिस इज नोन एज सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, इसे बोलेंगे सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो ये रहा आपका क्या हो गया, क्या हो गया, श्रिंकेज अलाउंस। अब देखो अगर मान लो यहां से यहां तक आपका क्या था, लिक्विड था, ये लिक्विड प्लस सॉलिड है और ये क्या हो गया, सॉलिड। तो इसको कौन कंपनसेट करेगा, ठीक है, लिक्विड को बताया था कौन करता है, कौन करता है, राइजर, और सॉलिड को करता था क्या, पैटर्न। तो लिखा है द फर्स्ट टू ऑफ द एबव आर टेकन केयर एंड प्रॉपर गेटिंग एंड क्या लिखा है, राइजरिंग द ओनली लास्ट वन द सॉलिड कंट्रैक्शन इज टेकिंग केयर बाय द पैटर्न। देखो सॉलिड कंट्रैक्शन को कौन कंपनसेट कर रहा है, पैटर्न, ठीक है। तो पॉजिटिव श्रिंकेज अलाउंस एंड विच कंट्रैक्ट, तो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल ऑफ। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पैटर्न अलाउंस की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब जो सॉलिड पार्ट है ये वाला पार्ट को, इसको पैटर्न मेजर करेगा। अब क्या करेगा, मान लीजिए 5 mm है तो इसे 0.05 mm या हमको पैटर्न बनाना पड़ेगा, यानी उसमें एक पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा पैटर्न को। पैटर्न को क्या बनेगा, एक्चुअल साइज से ज़्यादा बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेटल जब पोर करेंगे तो मेटल कंट्रैक्ट होकर क्या करेगा, एक्चुअल शेप में आ जाएगा, वो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें आपसे क्वेश्चन बराबर पूछता रहता, दो चीज़ें हमेशा बोला हूँ कि दोनों कौन कंपनसेट करता है, आपको दोनों पता होना चाहिए, दिमाग में घुसा होना चाहिए, ठीक है। पैटर्न का सॉलिड कौन कंपनसेट करता है, क्या बोलोगे, और आपको लिक्विड क्या करोगे, क्या होगा। ओके, मान लो लिक्विड में कंट्रैक्शन हो रहा है सपोज, ठीक है, पैटर्न आपने सेम साइज रखा है, लिक्विड में कंट्रैक्शन हो रहा है, तो मान लिया 5 mm का पैटर्न चाहिए था, 5 mm बना रखा है, मान लो यहां से राइजर अट्रैक्ट किया हूं। अब मान लो आपने तो भर दिया लिक्विड, कंट्रैक्शन ना स्टार्ट करेगा, ठीक है, पैटर्न हटा दिया, कैविटी फॉर्म हो गई, इसमें आपने क्या मेटल भरा। अब क्या करोगे, अगर यहाँ से एक्सेस क्या नहीं भरोगे, ठीक है, मेटल नहीं भरोगे तो ये कंट्रैक्ट होगा। अगर एक्सेस मेटल भरेंगे तो भी तो ये क्या करेगा, पूरा शिफ्ट कवर करेगा। इसका मतलब लिक्विड को, लिक्विड में जब हमको लिक्विड को कंपनसेट करना था तो हमें राइजर से क्या मल्टीमीटर डालना पड़ता था, ठीक है। तो लिक्विड कौन कंपनसेट कर रहा है, राइजर, और पैटर्न कौन कर रहा है, सॉलिड को कौन कर रहा है, पैटर्न। दिमाग में हमेशा क्या होता है, घुसा होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन बार बार पूछता है, क्वेश्चन बार बार पूछता है। देखो आपका वही कर्व है, ठीक है, इसे बोलेंगे पोरिंग टेम्परेचर, जिसे बोलेंगे टीपी, ठीक है। ये हो जाएगा सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों फेज में होंगे, ओके, ये होगा सॉलिड। अब देखो ये हो गया फ्रीजिंग, यहां से फ्रीजिंग स्टार्ट होगा इसका, और ये जो टेम्परेचर हो गया एम्बिएंट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर, ओके। तो सॉलिडिफिकेशन जब प्रोसेस होता है, यहाँ पे देखो लिक्विड स्टेट में रहेगा, फिर यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड प्लस सॉलिड, फिर क्या होगा, सॉलिड में, ओके। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं, और कौन कौन पॉइंट पे कौन कौन टेम्परेचर होता है उसका डेजिग्नेशन पता होना चाहिए, ठीक है। लिक्विड जहाँ से स्टार्ट होता है उसे बोलेंगे पोरिंग टेम्परेचर, जहाँ से आप कुप्पी में भरते हो, ठीक है, जहाँ से आप स्प्रू में डालते हो, ठीक है, वो हो गया पोरिंग टेम्परेचर मेटल का। उसके बाद मेटल आया कैविटी में, उसके बाद धीमे धीमे आप क्या किया, वो हीट रिलीज करेगा, ठंडा होना स्टार्ट करेगा,
तो दोनों फेज में होगा, उसे बोलेंगे फ्रीजिंग टेम्परेचर। क्या होगा? फ्रीज हो रहा है, वहां से स्टार्ट होना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब जब लिक्विड प्लस सॉलिडिफिकेशन दोनों कंप्लीट हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सॉलिड। तो सॉलिड कर जाएगा, यहाँ पे जब सॉलिड बन जाएगा तो वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में पहुंच जाएगा। ये तीनों आपका डेजिनेशन पता होना चाहिए, ओके। तो ये चीजें आपको क्या होना, पता होना चाहिए। अब देखते हैं, अब देखो, तो अगर मैं बात करूं सपोज, तो अगर ये हो गया आपका लिक्विड स्टेट, क्या हो गया आपका? लिक्विड स्टेट, ओके। ये हो गया लिक्विड स्टेट, ठीक है, जिसे बोलेंगे लिक्विड श्रिंकेज। क्या बोलेंगे हम लोग? लिक्विड श्रिंकेज, ओके। इसके बाद मान लिया ये ए है, क्या है? ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना। इसको मैंने माना कैटेगरी से मान लिया, तो ये ए बी हो गया। क्या हो गया? ए बी हो गया आपका लिक्विड स्टेट, ओके। बी सी हो गया आपका, बी सी हो गया सॉलिडिफिकेशन स्टेट। सॉलिडिफिकेशन यानी कि सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है यहां से, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका सी टू डी, इसे बोलेंगे सॉलिड श्रिंकेज। क्या बोलेंगे? ओके। तो आपसे पूछा जाए कि ड्यूरिंग द मेटल्स, ठीक है, ड्यूरिंग द आपका क्या हो रहा है, पोरिंग टेम्परेचर से लेके सॉलिड होने में कितने श्रिंकेज आ रहे हैं? आप बोलोगे 3 स्टेट आ रहे हैं, ठीक है। पहला लिक्विड श्रिंकेज आ रहा है, दूसरा सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज आ रहा है और तीसरा सॉलिड श्रिंकेज आ रहा है, ओके। कितने स्टेट आ रहे हैं आपके? 3 स्टेट आ रहे हैं। एक होता है लिक्विड स्टेट श्रिंकेज और उसके बाद ये होगा सॉलिडिफिकेशन स्टेट। सॉलिडिफिकेशन देखो फ्रीजिंग टेम्परेचर है ये, और ये हो गया आपका सॉलिड श्रिंकेज, ठीक है। सॉलिड श्रिंकेज यानी कि यहां से कंप्लीट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप ये चीजें, इतना चीजें आप क्या रखने हमेशा दिमाग में रखेंगे, कहाँ कहाँ कौन सा टेम्परेचर होता है, किसे क्या बोलते हैं और किस स्टेज में क्या क्या चीजें होती है और कौन कौन किसको कंपनसेट करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लिक्विड श्रिंकेज को कौन कंपनसेट करता है, क्या बोलोगे? राइजर। सॉलिड श्रिंकेज कौन कंपनसेट करता है, क्या बोलोगे? अभी भूल गए है, 50 बार रिवाइज करने के बावजूद भी भूल गए, ओके। अच्छी बात है, कम से कम मेमोरी तो अच्छी चल रही तुम्हारी। देखो यही था लिक्विड, ये फ्रीजिंग रेंज है। इसमें क्या दिया है? अल्फा प्लस एल दिया है, यानी कि आपका सॉलिड प्लस लिक्विड। ये 2 फेज डायग्राम है। क्या है ये? 2 फेज डायग्राम है। 2 फेज मीन्स क्या हो गया आपका? लिक्विड और सॉलिड दोनों रहेगा, ओके। नेक्स्ट आता है, अच्छा देखो यहीं पर एक फार्मूला पूछ लिया था श्रिंकेज का। किसका? श्रिंकेज का। श्रिंकेज अलाउंस ऑफ पैटर्न, श्रिंकेज अलाउंस ऑफ पैटर्न, ठीक है। तो ये हो जाता है बेसिकली अल्फा इंटू ए, ये होगा आपका टी एफ माइनस टी ए, ओके। ये हो जाता है आपका, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो इसको मैं सपोज आगे का दिखा देता हूं, रुको।
ओके, श्रिंकेज अलाउंस ऑफ पैटर्न का फॉर्मूला हो गया तो आप देखोगे अल्फा क्या हो गया यहां पर, अल्फा बेसिकली क्या हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ श्रिंकेज, ओके। इसके बाद ए क्या हो गया आपका एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। इसके बाद टीएफ क्या हो गया फ्रीजिंग टेम्परेचर, ओके। टीए क्या हो गया आपका, ठीक, ये हो जाएगा एम्बिएंट टेम्परेचर, ओके। तो आपसे ऑप्शन में देगा क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन में देगा अलायंस की वैल्यू पूछ देगा, श्रिंकेज अलायंस की वैल्यू दे देगा ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में देगा आपको जो श्रिंकेज अलायंस होता है, श्रिंकेज अलायंस की वैल्यू दे देगा अल्फा ए, ठीक है, टीपी माइनस टीएफ। दूसरा देगा आपसे ऑप्शन, दूसरा आपसे ऑप्शन देगा अल्फा ए, ठीक है, टीपी माइनस टीए, ओके, अल्फा ए टीपी माइनस, या आपसे देगा टीएफ माइनस टीए। तो कौन सा सही होगा आपसे, टीएफ माइनस टीए, ठीक है। सॉलिड की पार्ट ले रहा है, कौन सा ले रहा है, सॉलिड श्रिंकेज का टेम्परेचर ले रहा है, ओके। तो आपसे क्वेश्चन में वेरिएशन इस तरह से देगा, तो आप क्या करोगे, दिमाग में तो रहेगा नहीं कौन सा टेम्परेचर कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। आप क्या करोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, ऑप्शन क्या करेगा, सब एक ही तरह दिखेगा, सब सही रहेगा, ठीक है। तो आपको चीजें क्या होगा, कंफर्म होना चाहिए कौन टेम्परेचर है। आप बिना डेजिनेशन के कुछ चीजें आप क्या पहचान नहीं सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट आते हैं हम लोग मशीनिंग अलायंस, ये बेटा क्या है आपका पॉजिटिव अलायंस है, ठीक है। श्रिंकेज अलायंस भी पॉजिटिव अलायंस था, उसमें पैटर्न हमेशा बड़ा बनाते थे। मशीनिंग अलायंस में भी क्या करते हैं, पॉजिटिव अलायंस देते हैं। इसमें देखो कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, तो हम क्या किए इसमें, मान लो कि आपका साइज 5 mm की चाहिए था, तो मैंने 5.05 बना दिया। अब उसके बाद उसको क्या करें, फिनिशिंग करेंगे, क्या करेंगे, उस कास्टिंग प्रोडक्ट निकालेंगे, फिनिशिंग करेंगे 0.05 mm, क्या करेंगे आप, क्या करोगे वहाँ से फिनिशिंग कर दोगे, तो क्या वो मशीनिंग कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट साइज आ जाएगा। जैसे आप कहीं फिट करते हो, कुछ चीज़ें थोड़ी बड़ी होती है तो क्या करते हो, थोड़ा सा फिनिशिंग कर देते हो, तो उस प्रोडक्ट क्या होता है, सेम साइज आता है, तो फिट कर लेते हो ना। सेम वैसे ही है आपका, आपने कोई कास्टिंग से प्रोडक्ट निकालना, मान लिया आपका मटेरियल क्या थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, उसको फिनिशिंग कर लोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, सेम साइज को ला दोगे, वो हो जाएगा आपका मशीनिंग प्रोसेस। इट इज ए पॉजिटिव अलायंस given compensate for amount of material that loss in machining or finishing the casting, ठीक है, कंपनसेट करते हैं हम किससे, मटेरियल को लॉस करके, ओके। इट इज द अलायंस इज नॉट गिवन द कास्टिंग विल बिकम अंडर साइज आफ्टर मशीनिंग, ओके। इसका मतलब कि जहां पर मशीनिंग पॉसिबल नहीं है ना, तो ऐसा नहीं कि वहां पे क्या करेंगे, एग्जैक्ट साइज हमेशा बड़ा ही बनाएंगे, ठीक है। दिस अलायंस डिपेंड अपॉन साइज ऑफ कास्टिंग मेथड ऑफ मशीनिंग एंड डिग्री ऑफ फिनिश, द वेरी फ्रॉम 3 mm to 18 mm, वेरिएशन कितना हो सकता है इसमें, 3 mm to 18 mm। पैटर्न मस्ट बी मेड ओवर द साइज ऑफ मशीनिंग पर्पज, ठीक है, पैटर्न हमेशा क्या होना चाहिए, साइज हमेशा मशीन पर्पज से ज़्यादा होना चाहिए, ओके। दिस एक्स्ट्रा अमाउंट डायमेंशन प्रोवाइड इन द पैटर्न नोन एज द मशीनिंग अलायंस, ओके।
तो ये आपका क्या हो गया, मशीनिंग अलाउंस, टेपर अलाउंस, ठीक है। अब देखो, मान लिया मैंने ये क्या था, पैटर्न था, रैम कर दिया था, पूरा फिक्स था पैटर्न, उसके बाद अब इसे रिमूव कर रहा हूं तो क्या होगा, रिमूव नहीं हो रहा है, रिमूव नहीं होगा, क्योंकि ये क्या किया है, सभी देखोगे हर जगह से फोर्सेस क्या करेंगे, इस पर इम्पैक्ट करेंगे, क्या होंगे, फोर्सेस इम्पैक्ट करेंगे। तो आप एक तरह से क्या जाए, एज ए क्या होगा, ग्लू की तरह चिपका होगा, क्या होगा, ग्लू की तरह चिपका होगा, लार्ज फोर्सेस लगाओगे तो भी रिमूव में क्या परेशानी होगी। तब अगर मान लो ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो आपसे क्या होगा, ये आपसे रैम इधर या ये सैंड होगा या इधर से इधर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप सेक कर दोगे यानी कि आपकी जो साइज या पैटर्न कितना था, तो आपका जो कैविटी होगा थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। इसका मतलब फिर भी क्या होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो उतने साइज का नहीं बनेगा, उससे बड़ा ही बन जाएगा, उतना साइज का नहीं बनेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें टेपर रखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इंटरनल पार्ट थोड़ा सा टेपर रखना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी रिमूवल हो जाए, क्या हो जाए, इजी रिमूवल हो जाए, ओके। तो इसलिए टेपर अलाउंस करते हैं, गिवन ऑल द वर्टिकल सरफेस ऑफ पैटर्न टू मेक विड्रॉल इजियर, किसके लिए, निकालने के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेपर अलाउंस, तो आपसे ऑप्शन देगा, ठीक है, ठीक है, आपसे ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा, इट इज विड्रॉल इजियर, तो आप इस पर टिक करोगे क्योंकि उसलिए टेपर देते हैं। टेपर ऑफ एक्सटर्नल सरफेस वेरीज फॉर 10 mm to 20 mm, इसकी अब डायमेंशन दे रखा है, कितना कितना वेरी करता है आपका, 10 mm से 20 mm, ठीक है। द इंटीरियर होल एंड रेसेस विद स्मॉलर इन साइज, टेपर शुड बी अराउंड 60 mm per meter, ठीक है। एंड दिस वैल्यू आर ग्रेजुअली अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ पैटर्न एंड मोल्डिंग मेथड, मशीनिंग द मशीन मोल्डिंग इट्स वैल्यू वेरीज फॉर 10 to 15 mm। तो ये बेसिकली आपको सिर्फ विड्रॉल के लिए ऐसे याद रखना पड़ेगा कि टेपर इसलिए देते हैं। अब आ गया आपका रैपिंग या सेक अलाउंस। सेक मतलब समझते हो, ठीक है। अब देखो, बिफोर विद ड्राइंग द पैटर्न इट रैप एंड देयर बाय द साइज ऑफ मोल्ड कैविटी इंक्रीज। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको क्या निकलता नहीं है ना, तो हम लोग जोर से क्या करते हैं, उसको सेक करते हैं, ठीक है। जब सेक करेंगे तो ऑब्वियसली मोल्ड कैविटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बाय रैपिंग द एक्सटर्नल सेक्शन मूव आउटवर्ड्स इंक्रीज द साइज ऑफ, क्या इंक्रीजिंग द साइज, एंड इंटरनल सेक्शन मूव इनवर्ड डिक्रीज द साइज, ओके। तो अब देखोगे जब आप मूव कराओगे, मान लो मूव कराओगे ये है, तो अब ये मूव कराओगे तो आप देखोगे यहाँ पे सेक्शन कम मूव करेगा, यहाँ पे ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनने आएगा, आपका कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएगा टेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट द केस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ कास्टिंग, बट सिग्निफिकेंट केस ऑफ लार्ज कास्टिंग निगेटिव अलायंस पैटर्न इज मेड स्लाइटली स्मॉलर डायमेंशन, इतना, ओके। तो आपसे पूछेगा निगेटिव अलायंस कौन सा है ये, तो क्या बोलोगे आप, सेक अलायंस, ओके। तो सेक अलायंस क्या है आपका, निगेटिव अलायंस है, ओके। तो ये रहा आपका अलायंस। इसके बाद कुछ और पोर्शन है अलायंस में, तो यहां पे याद रखना ये कौन सा अलाउंस है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्टॉर्शन में बेसिकली क्या है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, देखो इसमें भी वैसे ही है। दिस अलायंस इज अप्लाइड द कास्टिंग विच हैव द टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग कूलिंग ड्यू टू थर्मल स्ट्रेसेस एंड डेवलप, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि जब कूलिंग होता है तो वहाँ पे स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, ठीक है। कूलिंग क्या होता है, स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। तो आप देखोगे मान लो यहाँ से कूलिंग हो रहा है, ये कूलिंग हो गया, पर इस वाले जो कॉर्नर होगा वहाँ पे कूलिंग इतनी जल्दी क्या हो, जितनी फास्ट रेट से ये हो रहा है इतना नहीं हो पाएगा।
तो यहाँ पे क्या देखोगे, कुछ डिस्टॉर्शन होने लगेंगे, ठीक है। जहाँ यू बेंड है, जहाँ सेफ है, जहाँ बेंडिंग वगैरह है ना वहाँ पर, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं हो पाता है, यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं हो पाता है, तो उसके कारण थर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है। उस कारण क्या होता है, हमारा बेंट होने लगता है। क्या हो जाता है, यहाँ वर्टिकल से बेंट होने लगता है। ओके, ये सॉलिड हो गया, सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया। जब ये सॉलिड हो गया धीमे धीमे क्या हो गया, थोड़ा सा बेंट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप का डिस्टॉर्शन अलायंस आता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, कास्टिंग द फॉर यू शेप कॉन्ट्रैक्ट एट द क्लोज एंड ऑफ द कूलिंग वाइल द ओपन रिमेनिंग फिक्स इन पोजिशन। ठीक है, तो मान लो ये ओपन है तो ये फिक्स तो है, लेकिन यहाँ पे देखो कि ये कंट्रैक्ट हो रहा है, ये कंट्रैक्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए सिमिलर इसमें है, इसमें भी क्या करोगे, इसको फिक्स करोगे, लेकिन ये भी क्या हो रहा है, ठीक है, ये भी कंट्रैक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ से इस टाइप का डिस्टॉर्शन मिलेगा। आपको याद रखने का, कैसे याद रखोगे, ड्यू टू, ये आपको रखना है थर्मल स्ट्रेसेस से। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्टॉर्शन अलायंस किससे होता है, आप क्या बोलोगे, थर्मल स्ट्रेसेस से। जो मेन पॉइंट है वो याद रखो। ठीक है, ओके। कलर क्या है, कलर कोडिंग कैसे करते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। ठीक है, कलर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, खासकर जेईई वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, पहला वाला। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन पूछा गया, सरफेस टू बी लेफ्ट अनफिनिश, ठीक है, आफ्टर कास्टिंग आर टू बी पेंटेड एज ए। अगर कोई भी सरफेस फिनिश नहीं हुआ है कास्टिंग प्रोसेस के बाद भी, तो उसे कौन से कलर से पेंट करते हैं हम लोग, ब्लैक कलर से। ठीक है, ये यूनिवर्सल कलर है, दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन बराबर पूछा गया है। ठीक है, ब्लैक कलर। और सरफेस टू बी मशीन आर पेंटेड एज ए, अगर मशीन कर दिया गया सरफेस को, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रेड से। ठीक है, अरे मान लो आपने कास्टिंग करके प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद उस पर कोई भी फिनिश वगैरह नहीं है, सिर्फ कास्टिंग से ही आ गया, उसको क्या कर देंगे हम लोग, ब्लैक कर देंगे। अब उसको लाके अगर उसको मशीनिंग करेंगे, ठीक है, फिर मशीनिंग करने के बाद क्या कर देंगे हम लोग, रेड कर देंगे। कोर प्रिंट आर पेंटेड एज येलो, जो कोर प्रिंट होता है ना, कोर प्रिंट, उसके अंदर जो होता है होल वगैरह जनरेट करने के लिए, उसको करते हैं येलो से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। लूज पीस आर पेंटेड एज ए रेड स्ट्रिप ऑन येलो बैकग्राउंड। ओके, तो ये भी आप क्या करना, याद रखना पड़ा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दो तीन आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखोगे जाकर, सॉल्व करो, उसमें आएंगे कलर कोडिंग। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखो बने हुए हैं, ये क्वेश्चन आप खोल के देखोगे, क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है मोल्ड। मोल्ड क्या होता है बेसिकली, ठीक है, मोल्ड बेसिकली क्या होता है, कंसिस्ट होता है कोप एंड ड्रैग का। उसमें क्या करते हैं हम लोग पूरा, ठीक है, सैंड वगैरह फिलअप करते हैं, रैम्प करते हैं, कैविटी जनरेट करते हैं पैटर्न डालकर, उसके बाद उसको फिल करते हैं। इस प्रोसेस को पूरा बोलते हैं मोल्ड। जो प्रोसेस होती है ना जिसमें कास्टिंग करते हैं उसे बोलते हैं मोल्ड। सुटेबल एंड वर्केबल मटेरियल प्रोसेस, हाई रेफ्रेक्टिवनेस इन नेचर। देखो, हाई रेफ्रेक्टिवनेस का मतलब ये हुआ कि सस्टेन, हाई टेम्परेचर सस्टेन करता है। क्या करता है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर क्या करता है, सस्टेन करता है। ये इसका मतलब ये हुआ। मोल्ड ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर सस्टेन ना कर पाए। आप हाई मेल्टिंग पॉइंट करके मेटल को मेल्ट करके डाल रहे हो, ठीक है, कम से कम उतना तो टेम्परेचर सस्टेन कर ले। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या, हाई रेफ्रेक्टिवनेस का क्या होता है, प्रॉपर्टी से हमें क्या मोल्ड बनानी पड़ेगी कि हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर ले वो। ओके, मटेरियल कैन बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो मटेरियल हमेशा मेटेलिक भी हो सकता है और नॉन मेटेलिक हो सकता है। मेटेलिक कैटेगरी द कॉमन मटेरियल आर कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील एंड एलॉय। ठीक है, तो अब मोल्ड का मटेरियल जो बेसिकली लेते हैं हम लोग, कास्ट या माइल्ड स्टील कुछ भी ले सकते हैं। नॉन मेटेलिक मोल्डिंग सैंड, प्लास्ट एंड पेरिस एंड ग्रेफाइट, सिलिकॉन, ग्रेफाइट। ठीक है, तो आपसे बस ये दो याद रखने पड़ेंगे, सैंड, प्लास्टर। ठीक है, इस टाइप के याद रखने पड़ेंगे।
लिखा मोल्डिंग सैंड इज द मोस्ट कॉमन यूटिलाइज नॉन मेटेलिक मोल्डिंग मटेरियल बिकॉज इट्स सर्टेन इनहेरेंट प्रॉपर्टीज नेमली रेफ्रेक्टिवनेस, केमिकल एंड थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, हायर टेम्परेचर, ठीक है, हाई परमेबिलिटी एंड वर्कबिलिटी। तो ये सब प्रॉपर्टी है। अगर मैं कौन सा नॉन मेटेलिक यूज कर रहा हूँ तो मोल्डिंग सैंड की है, किसकी बात कर रहा है ये, मोल्डिंग सैंड की। तो मोल्डिंग सैंड में बेसिकली हम कौन सा लेते हैं, सिलिका लेते हैं ना, ठीक है, कौन सा लेते थे, सिलिका सैंड लेते थे। तो ये क्या होता है बेसिकली, इसकी इतनी प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, किसके, नॉन मेटेलिक। ठीक है, मोस्टली नॉन मेटेलिक ही करते हैं, ठीक है, सैंड यूज करते हैं, ओके, बिकॉज इज सर्टेन इनहेरेंट प्रॉपर्टी नेमली। तो ये वही आपका दिया है, इतने इतने प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, ये चीप होता है और इजीली अवेलेबल होता है। कहीं भी आप देखोगे क्या, सैंड तो हमेशा इजीली अवेलेबल है, ले आके क्या कर दिया आप, ठीक है। और इसके भी क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है, हाई टेम्परेचर सस्टेन है, हाई केमिकल है, नो थर्मल रिएक्टिविटी होता है उसमें, ठीक है। तो हाई परमेबिलिटी है। हाई परमेबिलिटी का मतलब समझते हो क्या होता है, हाई परमेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मान लो सिलिका सैंड है तो इसमें से मेटल डाल रहे हो, इसमें से मेटल डालोगे तो सिलिका से कुछ गैसेज जनरेट होंगे। तो यहाँ से देखो सिलिका जो होते हैं ऐसे, सिलिका ऐसे होते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ से गैसेस निकलने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से रिमूव कर सकता है आराम से गैसेस, रिमूव क्या करेगा, गैसेस को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो इसकी हाई कैपेसिटी परमिबिलिटी, उसे बोलते हैं परमिबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ जो हॉट गैसेस होते हैं इनसाइड ऑफ द कैविटी, उसको रिमूव करने की प्रॉपर्टी बोलते हैं परमिबिलिटी, ठीक है। तो इसके हाई परमिबिलिटी है, यानी कि क्या होते हैं, गैसेस जो होते हैं वो, तो अगर गैसेस रिजॉल्व नहीं होंगे तो क्या होगी, इस मॉल्टेन मेटल के अंदर ही गैसेस डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये जब सॉलिड होगा तो यहाँ पे कैविटी नहीं बन जाएगा, ठीक है, डिफेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस गैसेस को रिमूव करना होता अपने आप क्या होगा, ये ड्यू टू क्या होगा, नेचुरल डेंसिटी के कारण, ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन पढ़े हो ना, नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है, डेंसिटी फ्लो के कारण क्या होता है वो, ठीक है, ऊपर की तरफ आता है। अगर मोल्ड, अगर मटेरियल मान लो हार्ड होता, कहीं से भी नहीं निकलता, तो वो गैसेस अपर पे जाकर सरफेस पे बढ़ जाता, तो वहाँ पर डिफेक्ट आते हैं, ठीक है। इसलिए सिलिका एक ऐसा होता है जो सैंड होता है जिससे क्या होता है, गैसेस आसानी से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके ग्रेन्स बड़े बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, कोर्स साइज में होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, आसानी से क्या करें, रिजॉल्व हो सकते हैं गैसेस, ओके। बालू देखे हो ना, उसके ग्रेन्स बड़े बड़े होते हैं ना, तो उसमें क्या करोगे, वो गैसेस आसानी से क्या हो सकते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ओके। तो ये रही आपकी मोल्डिंग सैंड की बात करता हूं, तो ये भी इसमें नेचुरल, सिंथेटिक एंड स्पेशल टाइप, 3 टाइप के आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, नेचुरल जिसे बोलते हैं ग्रीन सैंड, ओके, सिंथेटिक सिलिका सैंड एंड स्पेशल आते हैं जो कम्बिनेशन ऑफ केमिकल के होंगे, ठीक है। नेचुरल सैंड, ठीक है, इसे बोलेंगे ग्रीन सैंड, ओके, हैविंग एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ क्ले विथ एक्ट एज ए बाइंडर बिटवीन द ग्रेन्स, ठीक है। तो दोनों ग्रेन्स के बीच में इसमें कुछ बाइंडर मिला होता है, जिससे क्या होता है, सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, चिपक के होते हैं, ठीक है। तो ऑब्टेन बाय क्रशिंग एंड मिलिंग ऑफ द सॉफ्ट येलो सैंड स्टोन, ठीक है, कार्बोनी फेरस एक्सेट्रा, इजी ऑफ अवेलेबिलिटी, सिलिका सैंड तो आपको अवेलेबल ही है, लो कॉस्ट, हाई फ्लेक्सिबिलिटी, मोस्ट यूज ऑफ द फेरस एंड नॉन फेरस मेटल कास्टिंग, ठीक है। उसके बाद कुछ सिंथेटिक सैंड आते हैं जो बनाते हैं हम लोग, ठीक है, नोन एज सिलिका सैंड, नॉट है बाइंडर, यानी क्ले उसमें नहीं होता है इन नेचुरल फॉर्म, डिजायर स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर डेवलप बाय सेपरेट एडिशन ऑफ बाइंडर, लाइक इसमें कुछ मिलाते हैं ऐसे बेंटोनाइट, ठीक है, वाटर एंड अदर मटेरियल उसमें कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये वर्ड, ठीक है, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए कि अगर सिंथेटिक में ये पूछे तो आप बोल दो कि सिंथेटिक कैटेगरी में आता है ये, ओके, मोर एक्सपेंसिव देन नेचुरल सैंड। स्पेशल में देखोगे, स्पेशल सैंड में क्या आता है आपका, स्पेशल में आ जाएगा
जिक्रोन कोर्स ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज कास्टिंग, ठीक है, स्पेशल कास्टिंग की यूज करेंगे तब हम स्पेशल, ठीक है, सैंड यूज करेंगे। ओलिवाइन और नॉन फेरस कास्टिंग, ठीक है, क्रोमाइट फॉर हैवी स्टील कास्टिंग, क्रोमाइट मैग्नेसाइट यूज्ड फेसिंग मटेरियल इन स्टील कास्टिंग। तो ये सब स्पेशल सैंड, ठीक है, बहुत ही कॉस्टली होते हैं। कॉस्टली प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्टली स्पेशल क्या करते हैं, सैंड यूज करते हैं। ओके, तो और मोल्डिंग सैंड की एक बात करूंगा अकॉर्डिंग टू यूज, तो ये इतने टाइप होते हैं, ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, फेसिंग सैंड, ठीक है, क्या है, सिस्टम सैंड, पार्टिंग सैंड, लोम सैंड एंड कोर सैंड। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रीन सैंड क्या होता है, ड्राई सैंड क्या होता है, फेसिंग सैंड क्या होता है और पार्टिंग सैंड क्या होता है। तो ये बात की बात है, ठीक है। अभी कुछ कॉन्सेप्ट ये देखेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सैंड की बात करेंगे। तो अभी जो पढ़ा मैंने श्रिंकेज से रहे, श्रिंकेज रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोल्डिंग सैंड जो हमें यूज करते हैं कास्टिंग में। तो अब बात करता हूँ अलाउंस की, कुछ क्वेश्चन जैसे बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अलाउंस की बात करूँगा मैं, क्वेश्चन बनेंगे अगर मान लो, ठीक है, अब सपोज एक क्वेश्चन दे रखा हूं मैं, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देखो आया हुआ एग्जाम में, अ क्यूबिकल कास्टिंग ऑफ, अ क्यूबिकल कास्टिंग ऑफ 50 mm साइड, 50 mm साइड undergoes वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन। क्या दे रखा है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन। ओके, वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज की वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज की वैल्यू दे रखी है 4%, 4% एंड सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, एंड सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6%। ओके, देयर इज नो राइजर इज यूज, लिखा है देयर इज नो राइजर इज यूज्ड एंड पैटर्न मेकिंग अलाउंस, इसको निगलेक्ट किया है। What is final size of casting? ठीक है, ओके। क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्वेश्चन दे रखा है एक क्यूबिकल कास्टिंग है जिसकी साइज क्या है 50 mm है, ठीक है। किसकी साइज है 50 mm है, ठीक है। ये वॉल्यूमेट्रिक क्या, वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, वॉल्यूम में कितना सॉलिडिफिकेशन हो रहा है वो दिखा रहा है, उसके वॉल्यूम में कितना सॉलिडिफिकेशन हो रहा है वो दिखा रहा है, ठीक है। कितना है उसका वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज 4%। सॉलिडिफिकेशन की बात करूंगा तो कौन सा आता था एरिया, सॉलिडिफिकेशन का एरिया, श्रिंकेज का मतलब कि एरिया कौन सा आता था, हम पढ़े थे ना,
ABCD पढ़ा था तो कौन सा था? हाँ, B से C था। ये देखो ना, इस तरह से था ना, तो ये A था, ये B था, ये C था और ये D था। ठीक है, तो ये सॉलिड था। ठीक है, ये था सॉलिडिफिकेशन। तो सॉलिडिफिकेशन के वॉल्यूम में कितना आ रहा है, परसेंटेज चेंज हो रहा है 4%, और सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कितना, 6%। ठीक है, इसमें कुछ नहीं यूज पैटर्न क्या, तो मतलब व्हाट इज द फाइनल साइज ऑफ कास्टिंग। ठीक है, अब देखो कास्टिंग का साइज का क्या था। मान लिया एक पैटर्न था, क्या है, क्यूबिकल कास्टिंग ऑफ 50 mm साइड बना हुआ था। तो मैं क्यूबिकल साइज की बनाऊं तो 50 mm तो ये बनेगा ना जी। ठीक है, 50 mm होगा, 50 mm होगा और ये भी 50 mm होगा सब। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब है, ए क्यूब होता है वॉल्यूम। इसका मतलब 50 क्यूब आपका था। ठीक है, अरे क्यूबिक कास्टिंग दिया है 50 mm साइड अंडर गोस। ठीक है, तो अब किसके साथ गया, ये तो इनिशियल था लिक्विड स्टेट का, ये लिक्विड स्टेट का था। अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना यहाँ सॉलिडिफिकेशन, तो कितना हो गया 4%। तो अब मैं बोलूँ बीसी पार्ट में, बीसी पार्ट में कितना हुआ, जो 50 मीटर क्यूब था उसका 0.96 हो गया ना जी, बचा कितना, यही तो बचा ना। इस वॉल्यूम में इसका 4% कंट्रैक्ट हो गया, बचा कितना 0.96, डिक्रीज हो रहा है, 4% सॉलिडिफिकेशन हो रहा है ना, श्रिंकेज हो रहा है मतलब ना। तो यही तो हुआ आपका है। अब तीसरे वाले में जा रहा है कितना, सी डी वाले में जा रहा है आपका, सी से डी में जा रहा है। ये कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका, ये तो बचा इतना एरिया, इतना बचा इसका। अब इसका भी और कंट्रैक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है का 6%। इसका मतलब ये हो गया आपका 50 मीटर क्यूब था, उसके बाद बीसी पोर्ट कितना बचा था, 0.96 बचा था, अब बचा 0.94। ठीक है, ये तो बचा हुआ था बीसी से और कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसमें। ठीक है 94, इसका वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मान लो वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 11280। ठीक है, इसका फिर रूट क्यूबिक रूट लोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, इसका क्यूबिक रूट लेंगे हम तो इसकी ए की वैल्यू आ जाएगी 48.317। ठीक है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हमारे कैविटी साइज थी इतना। ठीक है, 50 mm की। उसके बाद कैविटी साइज हमें 50 mm की थी, अब उसमें मेटल डाल दिया। सिंकेज कहाँ से हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक सिंकेज हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन स्टेट से स्टार्ट हो रहा है। तो इनिशियल मान लो 50 mm क्यों मैंने क्या डाल दिया, मेटल डाल रखा है। अब सिंकेज हो गई, कम हो गई 4%, तो अब बची कितना उस पर 50 mm क्यू इंटू 0.96 बीसी वाले पोर्शन में। ओके, उसमें और सिंकेज हो रहा है वॉल्यूम परसेंट, सॉलिड कंट्रैक्शन में 6%, यानी इसका और 0.6% घटा दूं मैं तो इसका करूँगा तो 0.94 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना ही बचेगा। इसका क्यूबिक रूट लूँगा तो हमारा जो पैटर्न का साइज, जो कास्टिंग का साइज बनेगा 48.317 mm। ठीक है, बनाया था 50 mm सोच के, बना कितना का 48.317। इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर ये वॉल्यूमेट्रिक क्या हो रहा है, श्रिंकेज इतना इतना हो रहा है तो ओके। तो कहने का ये मतलब है हमारा जो प्रोडक्ट होगा हम चाहते हैं, इसलिए पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा ही रखना पड़ता है। ओके, पैटर्न को बड़ा ही करना पड़ता है, एग्जैक्ट साइज लाने के लिए तो बनता तो नहीं है।
तो ये रहा आपका ओके। अब बात करते हैं हम ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम का। ठीक है, किसकी बात करूंगा? सॉलिडिफिकेशन टाइम। देखो होता है सॉलिडिफिकेशन टाइम। ओके, तो सॉलिडिफिकेशन टाइम को हम लोग इसे बोलते हैं टीएस। ओके, या आपसे कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे नाम से, साइंटिस्ट के नाम से। ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा चेवरिनॉस प्रिंसिपल। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा, या तो आपको सॉलिडिफिकेशन टाइम, बात एक ही है। ओके, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा तो आप समझ जाना कि सॉलिडिफिकेशन टाइम पूछ रहा है। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन टाइम बेटा क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं टीएस से। ये देखो क्या होता है आपका, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है आपके वॉल्यूम के, क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर से। ओके, और इन प्रोपोर्शनली होता है किसके? सरफेस एरिया के स्क्वायर से। ओके, अगर मैं इसको कंबाइंड करूं, ठीक है, कंबाइंड करूं तो टीएस की वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया का स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा सकता है, ऐसे भी पूछा सकता है, ऐसे भी पूछा सकता है। ओके, के है सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट। के हो गया आपका सॉलिडिफिकेशन, भाई प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कुछ कांस्टेंट तो मिलेगा ही ना, तो वही है, क्या है वो? वही है सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट। ऐसे का मतलब हुआ सरफेस एरिया। ठीक है, ऐसे मतलब यस, ये मतलब मत समझ जाना कि यस क्या है, ये क्या है। ये हो गया आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ओके, तो ये हो गया सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आपको सब जितने भी कर्व होंगे ना, सबको निकालने आना पड़ेगा, जितने भी आपका साइज वगैरह दिखेगा। ओके, तो ये हो गया आपका चेवरिनॉफ प्रिंसिपल, जो भी बोल लो उसका नाम से। ठीक है, हाँ, तो जो भी है बस नाम पता दिमाग में होना चाहिए कि ये होता है, क्या होता है, ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन टाइम। ओके, तो ये, और वी क्या है आपका? वी क्या है आपका? हाँ, वेलोसिटी मत समझ लेना पढ़ते पढ़ते मैकेनिक्स। ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके प्रोपोर्शनलिटी होता है, किसके क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये आपको पता हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बनेंगे। ओके, तो सरफेस एरिया की बात करूं तो कुछ टर्म किसी को तो ज़्यादा पता तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। देखो, सरफेस एरिया निकालता हूं, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया दोनों निकालता हूं। इसका मतलब अगर मैं बोलूं शेप की बात करता हूं, ठीक है,
और यहीं पे मैं लिखता हूँ क्या, वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया, दोनों निकालता हूँ। तो मान लो पहला शेप मैं ले रहा हूँ क्यूब का। किसका ले रहा हूँ? क्यूब का। क्यूब बेटा कैसा बनता है? ऐसा बनता है, ठीक है। क्यूब कैसा बनता है? ऐसा बनता है। सबकी साइड क्या होती है? ए। मान लिया ए साइड है सबकी, क्यूब है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? वॉल्यूम की जगह हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ ए क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया, इसमें 6 फेसेस हो गए तो हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a/6, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? पूरी वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया की वैल्यू है। समझ आ चीजें? उसके बाद लेता हूं दूसरी फिगर, स्फेयर, ठीक है। स्फेयर क्या होता है? पूरा इस तरह से होता है, सर्कल नहीं है, स्फेयर ये, ठीक है। तो वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया निकालता हूं यहां पर। स्फेयर की अगर वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम निकालता हूं तो यहां पे मैं वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया निकालता हूं, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालता हूँ तो सरफेस क्या होता है? 4/3 पाई, अगर ये रेडियस इसका r है, ठीक है, रेडियस r है, तो क्यूब अपान सरफेस एरिया लूँगा तो 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा, पाई पाई कटेगा, r स्क्वायर कटेगा, यानी क्या आ जाएगा? r/3, ओके। बस तो इसके बाद सिलेंडर। सिलेंडर बेसिकली क्या होता था? देखो ये आपका सिलेंडर, ओके। सिलेंडर में मान लो ये डायमीटर था आपका, ये डायमीटर है और ये हाइट है, समझ आया? तो वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का? πd स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा वॉल्यूम। सरफेस एरिया निकालूंगा तो देखो यहाँ से एक ये सरफेस एरिया मिलेगा, 2 ये और एक टोटल ये, यानी कि 2 पाई, चलो 2 पाई r स्क्वायर, रेडियस का मिला तो 1 पाई r स्क्वायर ये हो गया, 1 पाई r स्क्वायर हो गया। और इसके कर्व सरफेस की बात कर रहा हूँ तो कर्व सरफेस क्या हो जाएगा? πdh, ठीक है। पाई डी तो ये हो गया, 2 पाई r ये हो गया, मतलब पाई डी हो गया, इंटू हाइट तो है ये h, तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। चौथा की बात करूंगा, कभी आपसे क्वेश्चन स्लैब के बारे में पूछ दिया जाएगा, ठीक है। स्लैब क्या होता है? अलग अलग लेंथ, अलग अलग विड्थ की होती है स्लैब, ओके। इस तरह से स्लैब दिखेगा, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया। तो यहाँ वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? LBH, ठीक है, अपान ये हो जाएगा 2 टाइम्स सरफेस एरिया L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका। तो ये आपके शेप है जो बराबर क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। सिलेंडर खासकर पूछा जाता है, क्यूब बराबर पूछा जाता है, स्फीयर बराबर पूछा जाता है, स्लैब नहीं पूछा जाता, लेकिन स्लैब के बारे में पता होना चाहिए, ओके। तो ये 2-3 चीज़ें हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ये निकालना आना पड़ेगा वॉल्यूम वाइज क्या सरफेस एरिया, ठीक है। के कांस्टेंट दे देगा, ओके। तो यूनिट निकाल लोगे, यूनिट निकाल लोगे ना? तो ये हो जाएगा आपका जैसे मान लो टी था, क्या था फॉर्मूला? TS इक्वल टू के वी वाई एस से, ठीक है। इसका हो गया सेकेंड, इसका हो गया के को आपको क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी है, यूनिट निकालनी है। इसका मतलब वॉल्यूम का मीटर क्यूब अपन सरफेस स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कटा, हाँ ये है, ठीक है। तो अब के की वैल्यू निकालोगे, के की वैल्यू ये यूनिट आ जाएगी, ये यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंड
एस सेकेंड से डिनोट कर रहा है, ये मीटर स्क्वायर करोगे तो यहाँ मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो आपसे यूनिट भी पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। कि क्या आपका सॉलिडिफिकेशन क्या था आपका, हाँ सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट या फैक्टर पूछ देगा, ठीक है, फैक्टर या कांस्टेंट कुछ भी कह लो, तो आपसे यूनिट ही पूछेगा, तो यूनिट के लिए आप तैयार रहना, ठीक है। सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा यूनिट, ठीक है, एस मत लिखो यहाँ सेकेंड लिख लो, ठीक है, तो आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब आगे आएंगे इस पर क्वेश्चन कराएंगे, फिर मोल्ड के डिफरेंट टाइप है, पार्टिंग स्टैंड वगैरह सब डिस्कस करेंगे, ओके। सो आपको कंटेंट आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।